स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है और आपको 120 का टारगेट लेके चलना है, तभी आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और जो भी चैनल पे नए हों वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जितने भी सीडीपी पेपर 2 की है प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा राव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। साल 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान था, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और साम्राज्य को जागरूक किया था। वहीं पे देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित करके इस पर रोक लगा दिया था। इस प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी, और राजा राम मोहन राय ने 1812 में ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया था। इस नियम के तहत ब्रिटिश भारत की सभी अदालतों में सती प्रथा पर रोक लग गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक भारतीय समाज सुधारक थे। उन्हें महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बंगाल पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है, और उन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया था? तो ज्योतिबा राव फूले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक नामक की रचना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल उत्तरदायित्व कौन सा है? तो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा था? तो भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार को क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी देना यह लेखपाल का उत्तरदायित्व था। जैसे भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा करना, और पटवारी लेखपाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कानूनगो के नाम से जाना जाता है, कानूनगो के नाम से जाना जाता है, और कर्मचारी या ग्राम अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था है तो दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, और किसान व साहूकारों की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या थी? तो दादन व्यवस्था व्यापारियों और बुनकरों के बीच की एक व्यापारिक व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसमें क्या होता था? तो इस व्यवस्था में व्यापारी कच्चा माल देते थे और तैयार माल लेते थे। इसे पुटिंग आउट के नाम से जाना जाता था। इसे पुटिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर में। तो लक्षद्वीप अरब सागर महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक पर कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। दूसरा ऑप्शन है अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी में लिखे गए थे। और तीसरा ऑप्शन है अशोक एकमात्र ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये भी सही हो जाएगा। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था और अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा और तीसरा भी पॉइंट सही हो जाएगा। अशोक एकमात्र ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। ऐसा क्यों किए थे? उन्होंने जब हिंसा और रक्तचाप देखा तो वे इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ABC, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सोनम एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो को जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वह किस अध्याय को पाठ को पढ़ा रही है? तो पुलिस प्रशासन, पंचायती राज, भू राजस्व रिकॉर्ड, शहरी प्रशासन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भूमि राजस्व रिकॉर्ड। जैसे लेखपाल या कानूनगो शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखपाल, पटवारी या कानूनगो उस पद को एक ही नाम से जाना जाता है जो भूमि अभिलेखों का रख रखाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन है पिंड गैसों से बने होते हैं। तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, A B दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के अलावा चंद्रमा और रात में आसमान में चमकने वाले सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों को अपनी ऊष्मा या प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A B दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में है। तो ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये भी सही हो जाएगा। और सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था, यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे A B C तीनों करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 में हुआ था। यह लागू कब हुआ था? 9 सितंबर 2005 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम के तहत बेटियों को बेटों के समान घर में रहने और विभाजन की मांग की गई। बेटियों और बेटों परिवार के समान रूप से महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो याद रखिएगा। और जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता में क्या होता है? महिलाओं को पालन पोषण करने वाला माना जाता है और पुरुषों को ज़्यादा क्रोध और महिलाओं को भावुक माना जाता है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोक्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। और चौथा ऑप्शन है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या होता है, तो निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्ष 1948 में शुरू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि उन श्रमिकों के शोषण को रोकना है, उन उद्योगों में लगे हैं जहां मजदूरी बहुत कम है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बॉम्बे में 22 फरवरी 1854 में शुरू की गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, तो अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 में अपने शीर्षक को कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो अनुसूचित जनजातियां का। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अधिनियम वन संसाधनों पर वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह अधिनियम वनवासियों के लिए वन भूमि पर खेती करने का अधिकार देता है और संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार देता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए, जाति उन्मूलन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए। तो 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो जाति उन्मूलन के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। यह गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। तो इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव मंडल के विषय में उपयुक्त कथन है। तो मनुष्य का तत्कालीन परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो जैव मंडल में क्या है? तो जैव मंडल में भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु सभी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव मंडल एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें जीवन के सभी रूप समाहित हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो चिराद, हल्लूर, भीमबेटका, बुर्ज होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका एक पूरा पाषाण स्थल है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमबेटका में गुफा चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक स्थल है। भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, जो पूरा पाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। तो हल्लूर कैसा स्थल है? अगर पूछा जाए हल्लूर कैसा स्थल है, तो हल्लूर एक नवपाषाणकाल स्थल है
जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक नौपाषाणिक स्थल है। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भी एक नौपाषाणिक स्थल है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। किसमें भारत की मुंडा जनजाति निवास करती है? तो छोटा नागपुर में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मुंडा जनजाति निवास करती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीय आंकड़ों का, तृतीय आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का। किसका उदाहरण है? तो मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना तो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों में क्या होते हैं? तो जैसे साक्षात्कार, शोधकर्ता लोगों या समूहों से सीधे बात करके जानकारी को इकट्ठा करना प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? तो जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग के सभी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? तो द्वितीय आंकड़े होते हैं पत्रिकाएं, समाचार पत्र, समीक्षा, निबंध, आत्मकथाएं। इस सभी द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो विविधता को बढ़ावा कौन देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विविधताओं से भरा देश है। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमें दो क्षेत्रों में भारतीय समाज की बहुत विविधता मिलेगी, जैसे भोजन, वस्त्र, त्योहार, संगीत और नृत्य आदि में विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? ईदगाह, खानकाह, इबादत गाह, दरगाह। तो सूफी संत के मकबरों को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। और दरगाह एक मंदिर या मकबरा होता है जो किसी धार्मिक व्यक्ति की कब्र पर बनाया जाता है। सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे खानकाह कहा जाता है, जहाँ सूफी संत उठते बैठते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? तो घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण, कक्षीय, समतल, प्रदीप्ति, वृत्त। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं, जैसे घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या कहलाता है? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर गति करती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और परिक्रमण क्या कहलाता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन उड़ीसा। कलिंग अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि कलिंग युद्ध के दौरान हुए रक्तपात और भारी संख्या में जानों की हानि हुई थी, जिससे अशोक का हृदय तोड़ दिया और उन्होंने युद्ध हिंसा छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, तट के साथ गर्म धारा बहती है और तंद्रुत तटीय क्षेत्र। तो उत्तरी अमेरिका पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र मत्स्य है, क्योंकि वहाँ गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं का मिश्रण दुनिया में सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नजदीक है बुध है, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखिएगा, इस सारे पॉइंट पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो तारे क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में चमकने वाले सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, याद रखिएगा। और जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास समीप जाकर बैठना? तो उपनिषद, वेद, अरण्य, पुराण। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के निकट जाकर बैठना, और शिक्षकों और छात्रों को भी संवाद होता है इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो एशिया और अफ्रीका में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया की 80% से अधिक आबादी एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं चीन है, भारत हो गया, और अमेरिका और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। ये सभी याद रखिएगा। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी के लेखक इनमें से कौन थे? तो मुमताज अली, राजसुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई, रुकैया, सखावत हुसैन। तो सुल्ताना नामक स्वप्न के कहानी के लेखक थे
रुकैया सखावत हुसैन। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल की एक मुस्लिम नारीवाद लेखिका थी और ये एक समाज सुधारक भी थी, रुकैया सखावत हुसैन। यह कहानी 1905 में लिखी गई थी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में यह कहानी एक नारीवाद काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में क्या होता था बतलाया गया है कि इस कहानी में महिलाओं की मुक्ति के तरीकों को दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, लद्दाख को। तो भारत के लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है और लद्दाख में ज़्यादातर लोग तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ये भी याद रखिएगा, लद्दाख में तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा गाते हैं, तो केसर सागा गाया जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख में कौन सा ग्रंथ गाया जाता है? तो केसर सागा गाया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्य रूप से बनी होती है? तो सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर है, यह मुख्य रूप से बनी होती है, तो निकिल एवं लोहे से बनी होती है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। कोर को नीफे और निकेल और प्लस इसे फेरम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत मुख्य रूप से बनी होती है, तो निकिल एवं लोहे से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ई.बी. रामास्वामी पेरियार। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने लिखा था इस किताब को 1873 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 1873 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे और वे जाति विरोधी भी थे। यह किताब मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है, तो अग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, उनमें से कोई नहीं। तो कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला अवसादी शैल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयले का निर्माण कैसे होता है? तो कोयले का निर्माण होता है जब पौधे मर जाते हैं तो उनके अवशेष मिट्टी या अन्य मलबे की परतों में नीचे दब जाते हैं, जिससे कोयले का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है? तो सूती वस्त्र का, सिल्क का, जूट का, नायलॉन का। तो सुनहरी जरी जूट का एक किस्म है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनहरी जरी जूट का एक किस्म है। जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? तो लघु प्रकार का, संयुक्त क्षेत्र का, बृहत आकार का, सहकारी क्षेत्र का।
तो उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? तो लघु प्रकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु उद्योग में क्या होता है, तो इसमें कारीगर हाथ से उत्पाद बनाते हैं और टोकरी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, और सी टेट में हमेशा याद रखिएगा कि कौन नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, कौन पॉजिटिव पूछा है, मतलब नहीं का विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र का जो घटक नहीं है वो हो जाएगा आकार हो जाएगा। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा होता है और दूरी, प्रतीक, तीनों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो नहीं होगा, वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रहर किसमें पाई जाती हैं? तो रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पठारों में, पहाड़ों में। तो छत्रक सेल बनाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो अरावली को, सतपुड़ा को, म्यांमार को, पामीर को। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। पामीर पर्वत को दुनिया की छत कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के समय जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी जानकारी मिलने का अधिकार उसे है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील रखने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति वकील नहीं रख सकता है तो उसे राज्य मुफ्त कानूनी सेवाएं देनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिंकू अस्थायी पवन चलती है? तो प्रेरी में, सवाना में, पंपास में, वेल्ड में। तो चिंकू नामक अस्थायी पवन चलती है जो वो प्रेरी में चलती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंकू गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं जो रॉकीज पर्वत के पूर्वी हिस्सों में बहती है। और सवाना कहाँ है? तो सवाना याद रखिएगा, सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सवाना पंपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय का स्थान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। और वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड है यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड याद रखिएगा, इस सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था विविधता में एकता का वाक्यांश। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो किसी क्षेत्र में विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित बात के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है
पृथ्वी के पृष्ठ में एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई में रहने वालों की संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेके गए थे? तो मसाले हो जाएगा फुटकर मसाला, मलमल, सूती कपड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिको के नाम से जो जाना जाता है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेके गए थे वह हो जाएगा सूती कपड़े हो जाएगा। सूती वस्त्र जिन्हें पुर्तगाली द्वारा भारत से यूरोप लाया गया था उन्हें कैलिको के नाम से जाना जाता है। तो भारत में 1750 के दशक में सूती वस्त्रों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ था। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष कनिष्क से संबंधित हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए बी दोनों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्वघोष कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबारी थे, यह भी याद रखिएगा। और उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। तो दोनों पॉइंट सही है यहाँ पे। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए बी दोनों सही हो जाएगा। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हरिदास ने, ज्योतिबा राव फूले ने, सूरदास ने, घासीदास ने। सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी तो गुरु घासीदास ने किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सतनामी आंदोलन का मकसद था कि चमड़े के काम करने वालों लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। इसका याद रखिएगा, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, सभी जगह। तो बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो जमीन के नीचे है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, गड्ढे से बने घरों के साक्ष्य मिले हैं। इन घरों को जमीन में खोदा गया था और उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई होती थी। इन घरों के अंदर भी खाना पकाने के अवशेष मिले हैं और बाहर भी मिले हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तो दूसरा अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर, और लास्ट में हो जाएगा आपका अंटार्कटिक महासागर। मिला लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा, ताराबाई शिंदे, वीरेश लिंगम पुतुल द्वारा, पंडिता रामा बाई द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री नामक पुरुष तुलना नामक की रचना की गई थी। यह किताब मूल रूप से मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। साल 1882 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्र करना किसका उदाहरण है? तो द्वितीयक आंकड़ों का होता है, तृतीयक आंकड़ों का होता है, प्राथमिक आंकड़ों का, बी धामत आंकड़ों का होता है। तो मौसम उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना होता है तो वह होता है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है, मौसम उपकरणों के द्वारा मौसम की सूचनाओं को एकत्र करना, जैसे प्रत्यक्ष जानकारी
प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध करना होता है वह होता है प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत क्या होता है? द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत होता है जैसे न्यूज़पेपर के जरिए मौसम का संग्रह, तब वह द्वितीयक हो जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो प्राकृत भाषा हिंदी और पाली संस्कृत। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। और इसमें चार अध्याय हैं और 123 श्लोक हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीटेट एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, हिमालय, रॉकी, आल्प्स। तो कौन सी है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत और उच्च भूमि है। विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी काराकोरम रेंज हो जाएगा। काराकोरम रेंज दुनिया की दूसरी पर्वत श्रृंखला है जो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे और मुर्शिद कुली खान को किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद हादी के नाम से इनको जाना जाता था। और मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल पर राज किया था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा एक था तो एम्फोरा क्या था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्र युक्त बर्तन, इडली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन। तो एम्फोरा क्या था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम्फोरा एक प्राचीन काल का बर्तन होता था। इसका इस्तेमाल तरल और सूखे पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे मुर्तबान नाम से भी जाना जाता था। इनमें दोनों तरफ हत्थे लगे जार होते थे और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था? तो शराब रखने के लिए और सुगंधित तेल रखने के लिए। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था? मेहरगढ़, इनामगांव, भीमबेटका, कुर्जहोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनामगांव, जहां मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था। इनामगांव यह घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। यहाँ मनुष्यों को उत्तर की ओर सिर करके सीधे जमीन पर दफनाया जाता था। ऐसा लगता था कि मरने के बाद जीवन है, इसलिए वहाँ पे भोजन पानी मृतकों के साथ रखा जाता था। और इनामगांव कहाँ पड़ता है? तो इनामगांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनामगांव याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको सीटेट में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोपीय, भारत आर्य, भारत अरब, भारत यूनियन। तो संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा है उसे कहते हैं भारत यूरोपीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो काला पत्थर, काला सोना, काला जादू, काला ताबीज। तो इस रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसे काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। रोमनों को यह मसाला बहुत पसंद था, वे दक्षिण भारत से खरीदते थे, इसलिए सोने से इसका भुगतान करते थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में पेड़ों की पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं और इन वनों में लाल लकड़ी और ताड़ जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चांदी एवं तांबा, कंबल, कपास, सोना और बहुमूल्य पत्थर। तो अर्थशास्त्र के मुताबिक मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपने कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से कौन सा है? मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन सबसे बड़ा है। अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियाँ 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में जल निकासी करती हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलोका क्या है? तो मलोका क्या है? तो एक वन्यजीव पशु मलक्का का निवासी एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है। तो मलोका अमेजन के स्वदेशी लोगों द्वारा बनाए जाने वाला एक पुश्तैनी और लंबा घर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मलोका एक प्रकार का घर है जो कोलंबिया और ब्राज़ील जैसे देशों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं तो समुद्र के स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं तो समुद्र के स्थल की ओर। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लौटते मानसून के दौरान हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। लौटते मानसून की अवधि आमतौर पर जून से सितंबर माना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में। तो राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो प्राचीन काल में हुआ था। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे सिंचाई में फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो सही हो जाएगा। रक्षक मेखलाएं एक विधि है, तो कौन सी विधि है? तो बागवानी के लिए, जल संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा निर्माण के लिए। रक्षक मेखलाएं कौन सी विधि है? तो मृदा संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? तो रक्षक मेखलाएं पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध है जो हवाओं और तूफान से सुरक्षा प्रदान करती हैं, मृदा कटाव को कम करती हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, इंद्र, विष्णु, रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम। तो ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अग्नि का देवता सोम एक पौधा था जिससे विशेष पेय बनाया जाता था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज तुगलक के, इल्तुतमिश के, बलबन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन के। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो किस लिए किया जाता था? हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब, और फोर्थ ऑप्शन है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो ना हो। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जिससे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम, ग्रामम, सभा, श्रेणी। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम कहा जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है, बंगाली से है, मैथिली से है, असमी से है। तो नाथ साहित्य का संबंध है तो बंगाली से। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथ साहित्य मध्यकालीन बांग्ला साहित्य की एक शाखा है जो कि नाथ पंथ या योग साधना पर आधारित है। यह नाथों के मुख्य देवता कौन थे? तो नाथों के मुख्य देवता थे तो शिव थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। इसका राइट आंसर यहाँ पे
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में, पख्तून आंदोलन, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बियर एक उदाहरण है तो तारामंडल का, गैलेक्सी का, आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? तो तारामंडल का है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। तो पृथ्वी के फेफड़े को कहा जाता है तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका, बुर्जहोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस काल में आग की खोज हुई थी और इस काल में लोगों को जीविका का मुख्य आधार था, शिकार करना था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हल्लूर कहाँ पड़ता है? तो हल्लूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। और इनाम गांव कहाँ पड़ता है? इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा नदी की सहायक नदी खोड़ नदी के पास स्थित है। और यह स्थल आमतौर पर इस स्थल पर मनुष्यों को दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर रखकर। इनाम गांव में और किसके साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं और जौ और बाजरा, तिल के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा। और बुर्जहोम में कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इस गड्ढों को छापरों से ढककर उसमें रहते थे लोग। और यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भाग 3, भाग 5, भाग 4, भाग 6। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP। उल्लेखित है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो यह कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर किसकी शरण लेता है? तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उच्च न्यायालय का, राज्यपाल का। तो भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर किसकी शरण लेता है? तो उच्च न्यायालय का। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? तो 368, 376, 380, 158। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति है 368 के तहत। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर एक प्रति व्यक्ति के वार्षिक कर था जो ऐतिहासिक रूप से गैर मुस्लिम और विषयों पर लगाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धिम्मा कहा जाता था। और इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त किया था। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, मीर जाफर, मोहम्मद बिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी। तो प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के 7 विभिन्न शासकों के दरबार में रहते थे और वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है लाखों के दाता। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के और दानशीलता के कारण उन्हें यह नाम मिला था। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका सीटेट एसएसटी में पूछा गया है। आपके जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी? तो सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। यह युद्ध कब हुई थी? तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में
हुई थी पानीपत के मैदान में। बाबर ने कई युद्ध और जीते हैं, जैसे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कई युद्ध बाबर ने लड़ा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसको पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, तो इब्राहिम लोदी को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गुलाम वंश, मुगल वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था सम्राट शाहजहां ने करवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। शाहजहां ने शासन कब से कब किया था, 1628 से लेके 1658 तक बाबर ने शासन किया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। और दूसरा है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और ये एक ठंडी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से, खानकाह के नाम से, गुल फरोसा के नाम से, ईदगाह के नाम से। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दरगाह के नाम से सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है। दरगाह एक मंदिर या मकबरा होता है जो किसी धार्मिक व्यक्ति की कब्र पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है। नगर से लगी हुई भूमि जो माल की आपूर्ति करती है, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों को माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है। तो गैरीसन से क्या अभिप्राय है, तो किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, तो घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण, कक्षी संतर, प्रदीप्ति, बुरित। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के वजह से क्या होता है, तो दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से पूरा पसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, तो कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, हुंसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंसकी, जहां पूरा पसार स्थल चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। और यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में पड़ता है। और कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि तो क्या कारण है, तो वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, उनके बारे में कम जानकारी है उपलब्ध है। दूसरा है, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक बने।
और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद वह ही लोगों की नज़र में आ पाए। चौथा ऑप्शन है वह अलगाव में रहते थे और एकांत में भी रहते थे। तो क्या कारण है? तो मध्यकालीन जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्पा, रोका, लद्दाख किसके विभिन्न नाम है? तो चावल की किस्में हैं, स्थानांतरित कृषि है, तो मक्का की किस्में हैं और वाणिज्य अनाज कृषि है। तो मिल्पा, रोका, लद्दाख किसके विभिन्न नाम है? यह एक स्थानांतरित कृषि है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिल्पा किसके नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा को मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। रोका किसे कहते हैं? तो रोका ब्राजील को कहते हैं। और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं और श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? तो विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। और यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप है। तीसरा है, यह अंडाकार आकृति में है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पृथ्वी गोल है लेकिन पूरी तरह से नहीं। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसी आकृति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, तो इसका क्या कारण है? तो सही कारण का चयन कीजिए। तो उच्च वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब के कारण, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, तो आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 सितंबर, 8 फरवरी। इसका राइट आंसर बहुत लोगों को पता है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार संस्कृत में भी आया था और एक बार एसएसटी में भी आया था। 2 बार एसएसटी में पूछा गया, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव, वैष्णव। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ है। यह भगवान बुद्ध की कथाओं का संग्रह है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक के अंतर्गत आती हैं। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में। तो पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में, हुआ था 21 अप्रैल और 1526 में हुआ था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 1, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनचंद्र दास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का मुहावरा दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने इस वाक्यांश का इस्तेमाल पहली बार अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया था। विविधता वाक्यांश का मतलब है अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं और परंपराएं एक ही देश में एक दूसरे के साथ जोड़ सकती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में बहुत पतली परत होती है? तो वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की पतली परत किस में होती है? तो बहिर्मंडल में होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह परत हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसों से बनी होती है। और समताप मंडल क्या होती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत विमान, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मध्यमंडल में क्या होता है? मध्यमंडल में यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। इसमें अंतरिक्ष से आने पे उल्कापिंड जल जाते हैं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तनुज नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु, और दूसरा है चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चाय को गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि ठंडी और शुष्क। इसलिए पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे केवल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी को भी गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि ठंडी और शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन कट्टर आलोचक बन गया था, उसके संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासक का कट्टर आलोचक बन गया था, उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। यह अखबार मराठी भाषा में लिखा गया था। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में हुई थी। यह अखबार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य पत्र था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? जागीर, जब्त, जात, इक्ता। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे जब्त कहते हैं। जब्त क्या होती थी? जब्त मुगल युग में राजस्व संग्रह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रणाली थी। यह प्रणाली मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में लागू की गई थी
और जात क्या था? जात शब्द का मुगल अधिकारी या कुलीन की रैंक या व्यक्तिगत स्थिति को संदर्भित करता था। एकता क्या थी? एकता एक भूमि अनुदान प्रणाली थी जिसका उपयोग मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के दौरान किया जाता था और जहां भूमि को वेतन के बदले अधिकारियों को सौंपा जाता था। जागीर क्या थी? जागीर मुगल साम्राज्य राइसों और अधिकारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का सामंतवादी भूमि अनुदान था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछा जा सकता है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भौतिक मानचित्र में यदि आपको ढक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा? तो नारंगी, भूरा, हरा और पीला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीला हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पीला ढक्कन पठार पश्चिमी और दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है जो अपने ऊंचे इलाके के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का 22 अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो सिखों को, सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, मराठों को। तो अकबर ने किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिसोदिया राजपूतों को। सिसोदिया राजपूत मुगल सम्राट अकबर ने अपने सम्राट में अपनी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर प्रदान की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है? तो इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, इसमें किसी बलि का कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भिक्षुओं की नियुक्ति की थी, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल ए और बी सी तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं तो आनुवांशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, प्राचीन उपचार, जेनरिक दवाइयाँ। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वह कहलाती हैं जेनरिक दवाइयाँ। जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? तो जेनरिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो खुराक शक्ति प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता प्रदर्शन और इच्छित उपयोग में आती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए थे? तो अमेरिकन क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में और 7 नवंबर
99 में खत्म हुई थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी भारत में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे ज़्यादा अधिक है। खास तौर पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में इसे झूम की खेती कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र में झूम की खेती कहा जाता है। वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य एशिया, अमेरिका में इसे मैक्सिको को मिल्पा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डॉट को भी निर्धारित करता है। तो लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोगों और सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों और सरकार के बीच संबंध निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर आपके तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ आचार में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन करना, सामाजिक विज्ञान परिचय सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग करना। इसमें जो आपको अलग सबसे है वही राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं तो वह कौन सी हो जाएंगी? तो विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर कुछ सबसे पुरानी चट्टानों का घर है जिसमें लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले बनी भी शामिल हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा जो तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है वह हो जाएगा पीसीकल्चर। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है रेशम की खेती से संबंधित होता है सेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और विटीकल्चर क्या होता है? तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है विटीकल्चर। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है। यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और पृथ्वी के कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी के 7 महासागर हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं? तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तीसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत किससे अलग करते हैं? तो अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। यूराल पर्वत अलग करते हैं तो एशिया और यूरोप को। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।